हाय हेलो एवरीवन। सो ईएफसी लिमिटेड पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q3 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के, सो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स कैसे इन्होंने डिलीवर करे हैं। स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 20% का हमने इंटरडे फॉल देखा, सो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड कॉनकॉल का क्या मेन हाईलाइट रहा और एंड ओवरऑल कैसा सिनेरियो बन रहा है, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। सो ईएफसी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल काफी डिटेल में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो कंपनी करती क्या है, तीन सेगमेंट्स हैं इनके। पहला सेगमेंट है इनका ऑफिस स्पेस का, मतलब जहां पे ये को वर्किंग के लिए अलग अलग कंपनीज को ऑफिस लीज पे देती है, वहां से इनको रेंटल इनकम आता है। दूसरा इनका सेगमेंट है डिजाइन एंड बिल्ड का, जहां पे ये अपने क्लाइंट्स के लिए उनका पूरा ऑफिस डिजाइन करती है, फर्नीचर से लेकर के पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उनको कस्टमाइज सर्विस पूरी प्रोवाइड करती है ऑफिस डिजाइनिंग का। सो ये इनका दूसरा सेगमेंट है। तीसरा सेगमेंट कंपनी ने अभी सेकंड क्वार्टर में ही स्टार्ट किया है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का। सो इसके अंदर कंपनी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां पे ये खुद के यूज के लिए भी फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं एंड प्लस थर्ड पार्टी को भी ये सप्लाई करते हैं। सो ये तीन सेगमेंट्स है कंपनी के। अब फटाफट से देखते हैं कि कंपनी के थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आए हैं एंड आगे का कैसा आउटलुक बन रहा है। सो ये तीन सेगमेंट्स हमने डिस्कस किए कंपनी के। देन इसके साथ में इनके ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो जो को वर्किंग वाला जो बिजनेस है इनका, उसमें इनके दो ब्रांड है, एक ईएफसी एंड दूसरा स्प्रिंट। इन दोनों ब्रांड से कंपनी ऑपरेट करती है सेगमेंट के अंदर। जो इनका इंटीरियर डिजाइन वाला या फिर डिजाइन एंड बिल्ड वाला जो सेगमेंट है, उसमें व्हाइट हिल के नाम से इनका ब्रांड है। और फर्नीचर वाले सेगमेंट में एक डिजाइन करके इनका ब्रांड है, यहां से इस नाम से कंपनी ऑपरेट करती है। देन इनका लीजिंग वर्टिकल, जो इनका को वर्किंग वाला बिजनेस है, उसमें अगर हम देखें तो 9 सिटीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है। ऑलमोस्ट 70 साइट्स कंपनी मैनेज करती है आज के टाइम पे। मतलब लास्ट क्वार्टर में 61 साइट्स थे, पिछले एक क्वार्टर में 9 न्यू साइट्स इन्होंने ऐड करे हैं। सीटिंग कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 57,000 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 57,000। लास्ट क्वार्टर में 50,500 के आसपास था। मतलब एक क्वार्टर के अंदर इन्होंने लगभग 6,500 6,500 न्यू सीट्स ऐड करे हैं। रेंट पर सीट कितना है? 6,250 रुपीज के आसपास। एंड सबसे अच्छी चीज क्या है कि ऑक्यूपेंसी इनकी 90% के आसपास मेंटेन्ड है। पिछले क्वार्टर में भी 90% था, इस क्वार्टर में भी 90% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी को वर्किंग या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी है तो उसके लिए ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज अगर इस कंपनी को फास्ट पेस पे ग्रो करना है तो ये दोनों चीजें करनी है। एक तो नई न्यू नंबर ऑफ सीट्स ऐड करने हैं, प्लस अपना ऑक्यूपेंसी मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 80-90% के रेंज में। सो अभी तक वो चीज को ये कंपनी अच्छे से कर पा रही है। देन रिजल्ट पे अगर हम बात करें तो कंपनी के जो थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट आए हैं, उसमें अगर आप रेवेन्यू देखोगे, सो वाई वाई लेवल पे कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो 3 to 4% के आसपास का आया है। इबिट्टा में ग्रोथ काफी अच्छा है, हालांकि 50% के आसपास का ग्रोथ है इबिट्टा में। ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर में 35% के मार्जिन थे, इस साल थर्ड क्वार्टर में 52% के मार्जिन आए हैं कंपनी के। इसीलिए पैट भी कंपनी का ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पिछले साल 21 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो मतलब वाई वाई लेवल पे पैट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। हालांकि इसमें टैक्स का भी एडवांटेज मिला है, बिकॉज लास्ट ईयर इनको 33% का टैक्स इन्होंने पे किया था। इस साल जो थर्ड क्वार्टर में इन्होंने टैक्स पे किया है वो 23% पे किया है। सो टैक्स स्लैब का भी एडवांटेज है। बट स्टिल अगर मैं पीबीटी भी कंपेयर करता हूं इनका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 48-50% का ग्रोथ है। मतलब क्या हुआ कि जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो तो खराब है, एक तरीके से बहुत पुअर नंबर है, 3% का ग्रोथ है सिर्फ सेल्स में। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक्स है, चाहे वो मार्जिन हो, इबिट्टा हो या नेट प्रॉफिट हो, उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है कंपनी को। तीनों पैरामीटर पे काफी अच्छा इन्होंने काम किया है। देन अब इससे हुआ क्या है, ये जो 9 मंथ्स आप कंपेयर करोगे FY25 के इनके, तो लास्ट ईयर FY24 का जो सेल्स का नंबर था उसको इन्होंने 7% से सरपास कर दिया है। मतलब थर्ड क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ सिर्फ 3% का आया। स्टिल 9 मंथ के बेसिस पे ही कंपनी ने पिछले पूरे साल के जो सेल्स का नंबर था उसको 7% से सरपास कर दिया है। इबिटा वाले नंबर को 20% से सरपास किया है, और पैट का नंबर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 47% से सरपास किया है। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इन 9 मंथ्स के अंदर ही कंपनी ने 47% प्रॉफिट ज्यादा कर दिया है इन 9 मंथ्स के अंदर। तो ये सारी चीजों पे तो कंपनी अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देन इनका अगर हम जो को वर्किंग वाला बिजनेस है उसमें अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 31% का रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ न्यू क्लाइंट्स इन्होंने ऐड करे हैं, जिसमें नो ब्रोकर है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, बजाज फिनसर्व है।
फिर इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला बिजनेस देखें तो इसमें भी रेवेन्यू में 27% की ग्रोथ है एंड प्रॉफिटेबिलिटी में अगेन इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ आई है 51% के आसपास। किन सेक्टर्स को इन्होंने केटर किया है तो रियल एस्टेट, एजुकेशन, आईटी एंड आईटीईएस, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की कंपनीज को इन्होंने सेकंड थर्ड क्वार्टर में केटर किया है। प्लस इसमें आप देखोगे तो 92 करोड़ का डील जो है वो अभी पाइपलाइन में है, एग्जीक्यूशन में है, प्लस अभी पाइपलाइन में है कंपनी का, जो एक्सपेक्टेड है कि फोर्थ क्वार्टर में कंपनी इसको कंप्लीट कर लेगी। फिर जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इसका फैक्ट्री वगैरह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी ने स्टैब्लिश कर दिया है एंड इस क्वार्टर से इस सेगमेंट में कितना रेवेन्यू आया है 13 करोड़ के आसपास। और यही मेन रीजन है कि क्यों जब हम कंसोलिडेटेड लेवल पे देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एवरेज लगता है। सो बेसिकली लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर का अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो उसमें आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि पिछले पूरे साल में जो 4 क्वार्टर थे, हर एक क्वार्टर में जो ग्रोथ चल रहा था, थर्ड क्वार्टर में स्पेसिफिकली एक थोड़ा सा सुपर नॉर्मल ग्रोथ आया कंपनी का। बिकॉज इनका एक ट्रेडिंग करके डिवीजन था, ट्रेडिंग डिवीजन था, जहां पे कंपनी को 47 करोड़ का रेवेन्यू आया था लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में। इसीलिए पिछले साल का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी देखोगे कंपनी का तो वो भी काफी सुपर नॉर्मल था। 172 करोड़ का रेवेन्यू था इनका लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में बिकॉज ऑफ वो ट्रेडिंग वाला सेगमेंट। अब इस साल कंपनी ने ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी अभी जस्ट सेकंड क्वार्टर में स्टार्ट किया है, तो सिर्फ एक क्वार्टर का रेवेन्यू आया है और वो ट्रेडिंग वाला पार्ट अब कंपनी को उससे रेवेन्यू नहीं आता है। सो ये फर्नीचर वाले बिजनेस से क्योंकि अभी सिर्फ पहला ही क्वार्टर हुआ है इसका, तो सिर्फ 13 करोड़ का रेवेन्यू आया और लास्ट ईयर वो ट्रेडिंग वाला बिजनेस था जिससे 47 करोड़ का रेवेन्यू आया था। सो इसके गैप को अगर आप देखोगे तो वही मेन रीजन है कि क्यों इस कंपनी का जो ग्रोथ है टॉप लाइन में वो सिर्फ 3% का आया है थर्ड क्वार्टर के FY25 के अंदर। मतलब अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं तब इनका टॉप लाइन का ग्रोथ कितना बनता है, ऑलमोस्ट 30% के आसपास। मतलब रिजल्ट फिर इतने खराब नहीं लगते हैं, 30% का ग्रोथ टॉप लाइन में प्लस ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन क्योंकि वो ट्रेडिंग वाला पार्ट था लास्ट ईयर तो उसके वजह से हमको कंसोलिडेटेड लेवल पे इनका टॉप लाइन का ग्रोथ अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ 3% के आसपास का दिखता है। बाकी अगर आप इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में भी देखोगे तो ऑर्डर का पाइपलाइन अभी अच्छा है, ऑलमोस्ट 25-26 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के अंदर कंपनी इसको कंप्लीट करेगी। प्लस आपके पास कुछ और फ्रेश ऑर्डर्स भी आएंगे, तो उसका मतलब फोर्थ क्वार्टर में ठीक ठाक नंबर रिपोर्ट करने के ऊपर है कंपनी अपने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में। लास्टली अगर इनका रेवेन्यू मिक्स हम देखें तो अब 54% जो रेवेन्यू है कंपनी का वो रेंटल वाले बिजनेस से आता है, 38% रेवेन्यू इनका ये डिजाइन एंड बिल्ड वाले बिजनेस से आ रहा है और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग से इस क्वार्टर में 8% के आसपास रेवेन्यू आया है। आगे चल के मैनेजमेंट का टारगेट है कि इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। मतलब ये जो तीनों बिजनेसेस हैं इनसे ऑलमोस्ट वन थर्ड रेवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर। इसके पीछे का रैशनल क्या है? सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो रेंटल वाला बिजनेस है हमारा, ये एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारे बिजनेस को, बिकॉज इसका फ्रेमवर्क सिंपल है, न्यू सीट्स हमको ऐड करते जाने हैं, प्लस एग्जिस्टिंग क्लाइंट और न्यू क्लाइंट दोनों से हमको रेंटल इनकम आएगा, तो एक स्टेबल ग्रोथ रहेगी। ये जो बाकी के दो बिजनेसेस हैं जिसमें डिजाइन एंड बिल्ड और आपका फर्नीचर वाला है, ये बिजनेस को हेल्प करेगा थोड़ा सा बड़ा ग्रोथ अचीव करने में, बिकॉज दोनों का बेस अभी छोटा है इन दोनों सेगमेंट्स का। तो कभी भी इनको एक या दो बड़े क्लाइंट भी मिल गए किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में तो इनका ग्रोथ बहुत सब्सटैंशियल रह सकता है। सो मैनेजमेंट का यही टारगेट है कि इनका रेवेन्यू मिक्स जो है वो वन थर्ड हो जाएगा, मतलब वन थर्ड का स्प्लिट हो जाएगा तीनों सेगमेंट्स में अगले 2 to 3 ईयर्स के अंदर। देन बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली हैं, ये सारे इनके क्लाइंट बेस हैं, तो काफी मार्की क्लाइंट्स है कंपनी के पास में, कुछ पिछले कुछ क्वार्टर में काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स को भी इन्होंने ऐड करा है। फिर अगर आप इनका देखोगे तो कुछ न्यू साइट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं इस थर्ड क्वार्टर के अंदर। डिजाइन एंड बिल्ड में इनके पास TCS का ऑर्डर था, लास्ट कॉन कॉल में भी हमने डिस्कस किया था, वो कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है। प्लस इसके साथ में अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे सो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप करे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। तो ये पूरा रिजल्ट वाला पार्ट था एंड कुछ जो नई बिजनेस में चीजें हुई है वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब सबसे मेन पार्ट डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट को किस तरीके से देखना चाहिए एंड क्यों मार्केट ने इतना नेगेटिवली रिएक्ट किया इसके रिजल्ट के ऊपर। बिकॉज काफी सारे लोगों का क्वेरी क्या आ रहा है कि अगर हम इनके रिजल्ट को एनालाइज करते हैं एंड वहां से इस चीज को समझें कि वो जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 3% नहीं है, वो एक्चुअली में 30% है, बिकॉज लास्ट ईयर वो ट्रेडिंग वाला पार्ट था, तब तो नंबर्स हमको अच्छा लगता है बिकॉज 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन है, पैट ऑलमोस्ट डबल हुआ है YOY लेवल पे, तब तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मार्केट इसको क्यों पनिश कर रहा है या इसको थोड़ा सा नेगेटिवली क्यों लेना चाहिए इसके रिजल्ट को? सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको समझना है, जो हमने पास्ट में भी बहुत बार डिस्कस किया है,
कि एज एन इन्वेस्टर मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा नंबर किस बिजनेस के लिए अच्छा है या गलत है। आई मीन मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसे किसी बिजनेस को एक नंबर दे सकता हूँ कि इस बिजनेस के लिए 20% का ग्रोथ अच्छा है या उस बिजनेस के लिए 25% का ग्रोथ अच्छा है। ये चीजें हमको बिजनेस स्पेसिफिक देखनी है, मतलब मैक्रो नहीं देखना है, माइक्रो देखना है हमेशा। ये हमको कैसे समझ में आएगा, जब हम हर एक बिजनेस को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे। तो अगर आप ईएफसी का देखो तो इनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला था, गाइडेंस क्या दिया था कि हम अपने टॉप लाइन को डबल करेंगे पूरे FY25 के अंदर। अब अगर आप सिर्फ नंबर देखोगे तो नंबर देख के लगेगा कि यार 30% का ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, मतलब 30% का टॉप लाइन का ग्रोथ, पैट डबल हो रहा है और स्टॉक का पी सिर्फ 25-27 है, तो किसी भी इन्वेस्टर को ये डील बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन ये क्या हुआ, ये सिर्फ हाफ पिक्चर हमने देखा है। पूरा पिक्चर जब हम समझेंगे कि मैनेजमेंट ने तो 100% का ग्रोथ बोला था अपने टॉप लाइन के अंदर, सो 100% ग्रोथ बोल करके इन्होंने डिलीवर कितना किया है, 3% के आसपास। तो यही मेन रीजन है कि इनका इनका रिजल्ट जो है वो काफी खराब लग रहा है, बिकॉज गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जीक्यूशन को देखूं तो एग्जीक्यूशन काफी खराब लगता है। दूसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या बोला कि वो जो 100% का ग्रोथ हमने बोला था वो एक हमारा इंटरनल टारगेट था, एक तरीके का गाइडेंस नहीं दिया था हमने मार्केट को। इंटरनली जरूर हम चाह रहे थे कि इस साल हम काफी अच्छा परफॉर्म करें, हमारा टॉप लाइन जो है वो डबल हो वाई लेवल पे। बट अब हमको लगता है कि हमारा ग्रोथ 100% तक तो नहीं हो सकता, एक ही क्वार्टर बचा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो अब हमारा एस्टिमेट है कि 50% प्लस का हम ग्रोथ करेंगे पूरे FY25 के अंदर। मतलब जो 100% का एक तरीके से इन्होंने टारगेट रखा था अपने लिए, उसको कट करके 50 to 60% के आसपास का ग्रोथ अब कंपनी टारगेट कर रही है FY25 के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉमन सेंस हमको यूज करना है। अगर आप लॉजिक समझो, एक इन्वेस्टर है जिसने ईएफसी के स्टॉक को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, तो पहले उसने किस थीसिस के ऊपर ऐड किया, पहले उसने इस थीसिस के ऊपर ऐड किया कि ये एक बिजनेस है जो 100% का ग्रोथ बोल रहा है FY25 में, इसके स्टॉक का पी सिर्फ 22-24 के आसपास है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रॉफिट इसका डबल से ज्यादा हो रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत बेटर डील है। मतलब अगर उसके पोर्टफोलियो में लेट्स से 4-5 स्टॉक्स हैं, तो सबसे ज्यादा वो एलोकेट कहां पे करेगा लॉजिकली, ऑफकोर्स ईएफसी के ऊपर करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज उसका एस्टिमेट है कि ये बिजनेस 100% पे ग्रो करने वाला है एंड मार्केट उसको सुपर री रेटिंग देगा उसके पी मल्टीपल्स को। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो मैनेजमेंट ने क्या किया, एक तो एग्जीक्यूशन सिर्फ 3% के ग्रोथ का आया, प्लस गाइडेंस भी घटा दिया। 100% की ग्रोथ को इन्होंने 50% प्लस बोल दिया है। ये अब 55 हो सकता है, 60% भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा रिडक्शन है इनके गाइडेंस में। तो आज इस इन्वेस्टर को अब क्या करना है लॉजिकली, ऑफ कोर्स इसको जो अपना एस्टिमेशन जो है इसका, वो उसको रीसेट करना है। आज के टाइम पे ये इस स्टॉक को एलोकेशन उस बेसिस पे नहीं कर सकता, इसको अपना एलोकेशन जो है वो शफल करना पड़ेगा। मतलब अब इसको अगर एलोकेशन इस बिजनेस को देना है, इस स्टॉक को देना है, तो 60% या 50% की ग्रोथ के बेसिस पे देना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये बार बार डिस्कस किया है कि मार्केट किसी भी स्टॉक को उसके पास्ट के बेसिस पे या प्रेजेंट के बेसिस पे रिवॉर्ड नहीं करता, उसके फ्यूचर के बेसिस पे रिवॉर्ड करता है कि वो फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है उसके रेवेन्यू के अंदर। तो आप चाहे मार्केट बुल रेडी चल रही हो या बियर मार्केट चल रही हो, ये जनरली आप देखोगे कि कोई भी मैनेजमेंट जब भी आके मैनेजमेंट गाइडेंस को घटाता है, गाइडेंस को रिड्यूस करता है, सो जनरली हम देखते हैं कि मार्केट उसके स्टॉक को काफी ज्यादा पनिश करता है। वही हमने ईएफसी के रिजल्ट में भी देखा। बिकॉज लॉजिकली अगर हम समझे तो कोई भी इन्वेस्टर रैशनली क्यों ऐसे स्टॉक में अपना एलोकेशन 100% के अकॉर्डिंग रखेगा जब मैनेजमेंट ने गाइडेंस ही घटा दिया है। तो कोई भी इन्वेस्टर होगा वो अपना एलोकेशन कट करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस ने खराब किया है या ये बिजनेस बेकार हो गया है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आया है, लेकिन ये चीज हमको समझ में आती है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस को घटाया है। तो जब मैनेजमेंट गाइडेंस घटाएगा, सो एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट, मेरा काम क्या है कि मैं अपने एस्टिमेशन को रीसेट करूं। मैं आज के टाइम पे इस बिजनेस को, इस स्टॉक को उस अपॉर्चुनिटी से नहीं देख सकता जो मैं एक क्वार्टर पहले देख रहा था। बिकॉज इसमें रिस्क आप समझो कितना बड़ा रिस्क है। लेट सपोज अगले अगले क्वार्टर में अगर ये कंपनी इस गाइडेंस पे भी अंडर परफॉर्म करती है, मतलब बोला 60% और कंपनी 30% पे ग्रो करती है, तो मार्केट ऑब्वियसली इसके स्टॉक को और ज्यादा पनिश करेगा। सो मेरे पोर्टफोलियो में वो जो हिट है, वो जो डेंट है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आज मैं लॉजिकली एक्ट नहीं करता हूं इसके स्टॉक के साथ में, मतलब अपना जो एलोकेशन है उसको उसको रीसेट नहीं करता हूं, अपने एस्टिमेशन को रीसेट नहीं करता हूं। तो हमको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। मतलब वही जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट कैसा चल रहा है या स्टॉक प्राइस ऊपर है या नीचे है, वो देख करके डिसीजन नहीं लेना है। बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया है, वो डिसाइड करेगा कि मेरा एलोकेशन एक स्टॉक में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या मुझे होल्ड करके रखना है। सो ईएफसी का रिजल्ट अगेन मेन पॉइंट वही है कि नंबर्स अच्छे हैं, खराब नंबर्स नहीं है, रिजल्ट खराब नहीं है,
बट मेरे को गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मुझे अपना एस्टिमेशन रीसेट करना पड़ेगा एंड वहां पे बिल्कुल समझ में आता है कि हमको एलोकेशन कट करना है ऐसे बिजनेस से। बाकी इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे फोर्थ क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसी के साथ में कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी 50-60% पे ग्रो कर रहे हैं। सो मेरे लिए ज्यादा सेंसिबल डिसीजन है कि मैं वहां पे अपना एलोकेशन इंक्रीज करूं रादर देन कि एक ऐसे बिजनेस में जहां पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस को एक तरीके से घटाया है। वही चीज है। बाकी कौन कौन इनका डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज और भी ज्यादा अच्छी इंसाइट्स इन्होंने शेयर करी है। जो स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में, उसको ये कैसे उस चैलेंज को ये कैसे फेस कर रहे हैं, उसको कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, प्लस इनका जो एसएमई रीट वाला जो पार्ट है वो कैसे इनके बॉटम लाइन में ऐड करेगा। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन कॉल में। बट रिजल्ट से हमको ये समझ में आता है कि हमको हमारा जो एस्टिमेशन है ईएफसी के स्टॉक से उसको रीसेट करने की जरूरत है। बिजनेस अभी भी अच्छा है, डील अभी भी अच्छी है, बट ऑफ कोर्स पहले जो अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। अब हमको इसको रीसेट करने की जरूरत है। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।